पहले धौलपुर रत्न सम्मान फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से धौलपुर के रत्नों का सम्मान में लिए चलते हैं कार्यक्रम में। और आज के इस धौलपुर के रत्न के भव्य समारोह में मैं अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है हमारे बीच इसी क्षेत्र के माटी के लाल श्री जवाहर सिंह बेढ़म, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, साथ ही डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के भी राज्य मंत्री हैं। आप मुख्य अतिथि के बतौर यहाँ पधारे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। रोहित बोहरा जी, हमारे बहुत पुराने मित्र, भाई और आप सबके अजीज़, उनका भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एमएलए राजाखेड़ा संजय जाटव जी, यूथ आइकन आप इनको कह सकते हैं, राजस्थान के यूथ आइकन हैं संजय जाटव। इतनी कम उम्र में इतने जुझारू ढंग से अपने भूमिका को निभा रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजवीर जी, हाल ही में जिलाध्यक्ष बने हैं, आपको आपकी कर्मठता और डेडिकेशन की वजह से पद मिला है, आपका भी यहाँ स्वागत है। आपके क्षेत्र के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और योग्य जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, बहुत ही कम समय में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। केवल 2017 बैच के अधिकारी हैं, लेकिन आज प्रशासनिक क्षेत्र में इनका नाम योग्य अधिकारियों की सूची में दर्ज है, उनका मैं स्वागत करता हूं। मेहड़ा जी, एसपी साहब, आपको देख के लगता होगा कितने सरल और सिंपल हैं, लेकिन काम में उतने ही दक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। सोमनाथ जी, सीओ जिला परिषद, आपका भी यहाँ स्वागत है। और आप यहाँ जो सभी महानुभाव, धौलपुर के सभी गणमान्य अतिथिगण, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। और कुछ मैं कहूं उससे पहले बेढ़म साहब की शान में दो बात कहना चाहता हूं। जब से आपने इस गृह राज्य मंत्री का काम संभाला है, राजस्थान में क्राइम रेट में सिग्निफिकेंट कमी आई है, जिसको कहते हैं ना कि दर्ज करने लायक, नोट करने लायक कमी आई है। अगर साधारण क्राइम की बात करें तो 8% तक का रिडक्शन इसमें आया है, 8% तक की कमी हुई है। महिला अत्याचारों या महिलाओं पे ज़्यादतियों के बारे में बात करें तो कम से कम 3% तक की कमी उसमें आई है। इसके अलावा आप देखते हैं साइबर क्राइम पे बड़ा ज़बरदस्त अटैक हुआ है, साइबर क्राइम की कमर तोड़ी गई है, और साइबर क्राइम ना हो, आप लोग उससे बचें, उसके बारे में व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और एक डीजी रैंक का अधिकारी साइबर क्राइम के लिए नियुक्त किया गया है। इसी तरह से जो पेपर लीक की बातें चलती थी, पेपर लीक केसेस के अभियुक्तों के बारे में बहुत ही कड़ी कार्रवाई हुई है। और मुझे ये कहने में भी अच्छा लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में, पेपर लीक की अब कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं। और राजस्थान में अमन चैन कायम है, सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। ये सब आपके निरंतर प्रयासों से, कर्मशीलता के कारण ये सब हो पाया है। मैं हम सब की तरफ से आपको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं। और आप ही की क्या बात करें, अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो निश्चित तौर पे अभी राजस्थान में विकास का जो माहौल बना है वो अभूतपूर्व है। राजस्थान सरकार ने पहल करते हुए कुछ ऐसे काम इस पिछले 1.5 साल में कर दिए जो काफ़ी लंबे समय तक नहीं हो पाते। राइजिंग राजस्थान था। सबकी धारणा होती है कि सरकारें अपने जाने के साल में या आखिरी 1-2 साल में ऐसे आयोजन करती हैं, प्रवासी राजस्थानियों को बुलाते हैं, फिर वो योजनाएं, वो MOUs धरातल पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि कल ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ रुपए के MOUs हुए थे, उनमें से 4 लाख करोड़ रुपए के MOUs धरती पे आ गए, उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, उनकी नींव रखी जा चुकी है, या कह सकते हैं भूमि पूजन हो गया है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मैं समझता हूं कि राजस्थान में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। और रोहित जी हंस रहे हैं, तो आप तो खुद विकास में शामिल हो। यहाँ एक बार जनप्रतिनिधि बनने के बाद फिर सब बातें पार्टी और सब दलगत से ऊपर उठ करके आप सब विकास में जुड़ जाते हैं। और यही कारण है कि राजाखेड़ा में भी अब विकास दिखने लगा है। रोहित जी के प्रयासों से मुझे भी बताया किसी ने कि धौलपुर से राजाखेड़ा तक स्टेट हाईवे बनने जा रहा है।
राजाखेड़ा के पानी की समस्या आने वाले ईआरसीपी के कारण जल्दी ही हल होने वाली है। और जो ईआरसीपी इस गवर्नमेंट का एक बड़ा काम है, उस ईआरसीपी का धौलपुर भी एक बहुत बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं, लाभार्थी है। धौलपुर में भी उसका बहुत बड़ा असर आने वाला है, चाहे वो आपका धौलपुर की कम्युनिटी लिफ्ट परियोजना हो, चाहे वो आपकी काली तीर लिफ्ट परियोजना हो, चाहे वो आपका चंबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो। तो पानी की बातें, खेती की बातें, पीने के पानी की बातें, ये अब धौलपुर में बहुत अच्छे से इनको कैटर किया जाने वाला है। ईआरसीपी का बहुत असर धौलपुर में आने वाला है। और मैं धौलपुर कई साल बाद आया हूँ, तो मुझे देखने में लगा कि अब वो धौलपुर वैसा धौलपुर नहीं रहा। धौलपुर करवट ले रहा है, धौलपुर की छवि बदल गई है। इसके चारों तरफ जो अभी थोड़े टाइम पहले ही उसने काफ़ी चर्चा में आया है, धौलपुर करौली बाग परियोजना, वो कहिए, चाहे आप चंबल का घड़ियाल परियोजना कहिए, या दूसरे जो आसपास वाइल्ड लाइफ की परियोजनाएं विकसित हो रही हैं, उसकी वजह से जो टूरिस्ट भरतपुर आता है, आगरा जाता है, वो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ आने वाले समय में धौलपुर भी आएगा। और टूरिज्म से कितना बड़ा बूम मिलता है लोकल इकोनॉमी को, स्थानीय इकोनॉमी को, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो धौलपुर निश्चित तौर पे करवट ले रहा है। धौलपुर में भी विकास के सारे काम हो रहे हैं। ऊंचा नगला से लेकर के यहाँ तक भी स्टेट नेशनल हाईवे का काम शुरू होने वाला है। और धौलपुर एक ऐसी जगह है जिसके आसपास के जितने भी कनेक्शंस हैं, वो सारी लिंक रोड बहुत ही बढ़िया हैं। चाहे आपको यहाँ से एमपी जाना हो, ग्वालियर जाना हो, चाहे आपको यूपी जाना हो, चाहे आपको करौली जाना है, चाहे आपको जयपुर जाना है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, जयपुर से यहाँ तक का सफ़र केवल 3.5 पौने 4 घंटे में पूरा हो गया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक ज़माना था धौलपुर आने का मतलब होता था 8 घंटे। 8 घंटे में आदमी धौलपुर पहुँचता था, आधा समय रह गया, पूरा दिन ही लग जाता था। मंत्री जी कह रहे हैं, सही है। तो ये सारे हालात में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि धौलपुर अब आने वाले समय का एक प्रमुख आकर्षण होगा। आगरा की पेरिफेरी में होने के, ताजमहल की पेरिफेरी में होने के, भरतपुर केवलादेव सेंचुरी की पेरिफेरी में होने के, ये सब लाभ भरतपुर की लोकल इकोनॉमी को मिलने वाले हैं। और ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि धौलपुर इस मामले में भी सौभाग्यशाली है कि यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं दल की बात नहीं कर रहा, कि जो भी महानुभाव मंच पे बैठे हुए हैं, वो सभी बहुत ही योग्य, कर्मठ, डेडिकेटेड जनप्रतिनिधि हैं। और विकास उसी से आता है। अभी यहाँ आने से पहले आदरणीय वसुंधरा राजे जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मैं भी इस कार्यक्रम में आना चाहती थी, लेकिन दिल्ली में कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण वो आ नहीं पाई हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी, और राजवीर जी और बेडम साहब और बाकी सब लोगों का जिक्र भी किया। और उन्होंने कहा कि इस वक्त धौलपुर में एक अच्छी टीम है। तो मैं भी उस बात से पूरी इत्तेफाक रखता हूँ। धौलपुर में बहुत अच्छी टीम है, चाहे वो प्रशासन की कह लें और चाहे वो राजनीतिज्ञों की कह लें। इस सारी बातचीत के साथ मैं फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश के सब जिलों में कर रहा है, और उस कड़ी में आज धौलपुर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के पीछे एक सोच है, एक मकसद है। जो भी लोग स्व को पीछे रख के, अपने स्वार्थ को पीछे रख के, अपने तन मन धन से समाज की सेवा में लगते हैं या कुछ खास उपलब्धियां हासिल करते हैं, तो हम उनकी इस उपलब्धि को, उनके इस डेडिकेशन को, उनके सेवा भाव को रिकॉग्नाइज करते हैं, सबके बीच में उसको लेकर के आते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। इससे उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा तो मिलती ही है, साथ ही बाकी लोगों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा ही अच्छा काम करें, समाज को आगे लेकर के आएँ, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने के लिए या अपना देश प्रेम दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सरहद पे जाएं, फौज में भर्ती हों, वहाँ अपनी ड्यूटी करें, बल्कि हम जहाँ हैं, जिस भी रोल में हैं, जिस भी भूमिका में हैं, आम नागरिक के रूप में, हम सिविल सोल्जर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फौजी बनना, हम जहाँ हैं वहाँ अपना भूमिका निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस सोच के साथ ये आयोजन रखा गया है। और अब जैसा अभी जयती ने कहा, अब फर्स्ट इंडिया परिवार भी विस्तृत होता जा रहा है, वो भूमिका भी आपके सामने रखनी है। अब फर्स्ट इंडिया केवल एक न्यूज़ चैनल नहीं है, बल्कि फर्स्ट इंडिया में एक अंग्रेज़ी अखबार है फर्स्ट इंडिया, एक हिंदी अखबार है सच बेधड़क हिंदी अखबार,
और एक OTT प्लेटफॉर्म है जो आपकी मनोरंजन की सभी तरह की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसका नाम है फर्स्ट इंडिया प्लस। आप लोग अपने एप्पल स्टोर से या गूगल स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ास तौर पे राजस्थान को फोकस करता हुआ सब तरह का मनोरंजन भी उसमें देख सकते हैं। तो ये सारा एक भूमिका है इस कार्यक्रम के आयोजन की। मुझे बेहद खुशी है कि जो आज यहाँ गुणीजन सम्मानित होंगे उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बनेंगे और लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे और लोग उनके लिए प्रेरित होंगे। इसी मौके पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया अपने सामाजिक सरोकारों में निरंतर लगा रहता है। अभी हमने ये जो साल है इसको फिटनेस को डेडिकेटेड किया। हमने योगा पे विशेष कार्यक्रम चलाए हैं। वो योगा और फिटनेस के एक्सरसाइज के कार्यक्रम फर्स्ट इंडिया प्लस OTT पे भी आपको दिख जाएंगे। वैसे भी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं और फर्स्ट इंडिया का जो पूरा स्टाफ है, आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि हमारा पूरा स्टाफ लगभग 300-350 लोग जिम्स में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और हमने अपनी तरफ से उनको ये फ्री सुविधा मुहैया कराई। इसके अलावा पूरे राजस्थान में यूथ 18 से 35 साल तक के लोग जो अपने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किसी भी तरह की खास उपलब्धि रखते हैं उनको हम यूथ आइकन ऑफ द मंथ का अवार्ड देते हैं, जिसमें एक स्कूटी देते हैं उसको इनाम के बतौर, एक प्रमाण पत्र देते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसके बारे में अखबारों में फीचर छापते हैं और लोगों तक उनकी प्रेरणा पहुंचती है। और इस बार अभी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था उसी चीज़ को समावेशित करते हुए हमने भी इस साल को ग्रीन ईयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। फर्स्ट इंडिया अपने कार्यक्रमों में और मौके पर भी तरह तरह के सार्वजनिक उद्यानों में जाकर के, गलियों में, कॉलोनीज़ में जाकर के वृक्षारोपण का काम अपने हाथ में लेने वाला है। और जैसा राज्य सरकार इस साल 10 करोड़ पेड़ लगाएगी, तो मैं समझता हूँ फर्स्ट इंडिया के प्रेरणा से, सहयोग से, फर्स्ट इंडिया के आगे आने से इसमें कम से कम 1 करोड़ पेड़ों का योगदान फर्स्ट इंडिया की तरफ से होगा। तो ये जो हमारा मरु प्रदेश कहलाता था उसमें जो ये नदियों का पानी आने से, ERCP आने से ये सब परिवर्तन आ रहे हैं, तो इस तरह के गहन वृक्षारोपण से हम इसको एक हरित प्रदेश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने एक मैंगो फेस्टिवल किया था, उसमें हमने ख़ास तौर पे ये एक सुझाव सरकार को भी दिया और हम भी इसको अपने अमल में लाएंगे कि हमको केवल साधारण वृक्ष नहीं लगाने हैं, साधारण वृक्षारोपण नहीं करना है, बल्कि फलदार वृक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। वो फलदार वृक्ष खास तौर पे पिछड़े इलाकों में, गरीब तबके के इलाकों में, कच्ची बस्तियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल पड़े हैं, उनका मैदान है, खेल मैदान है, उसके चारों तरफ पेड़ लगाइए और वो फलदार पेड़ लगाइए। जो हमारे मेडिकल संस्थान है, चाहे वो डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, उसकी चारदीवारी के साथ साथ फलदार पेड़ लगाइए, ताकि जो ज़रूरतमंद आदमी आता है, जो गरीब आदमी आता है, उसको भी फलों के माध्यम से आने वाले समय में न्यूट्रिशन मिल सके, उसको भी विटामिन की कमी नहीं रहे, उसको भी वो सब चीज़ें सुलभ रूप से उपलब्ध हों। वरना आम कहिए या बड़े फल कहिए, ये अमीरों के फल माने जाते हैं, आम आदमी वहाँ जाने से कतराता है। तो अगर हम अपने वृक्षारोपण में लगभग 50% वृक्ष फलों के रोपेंगे तो आने वाले 2-3 साल में वो फल देने लगेंगे, चाहे वो आम के हों, शहतूत के हों, जामुन के हों, अनार के हों, अमरूद के हों, सब में कोई ना कोई गुण है। तो वो हम आम आदमी को, ख़ास तौर पे पिछड़े हुए और गरीब आदमी को वो मुहैया करा सकेंगे। ये भी एक हमारी मुहिम है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी इसमें सहयोग करें। आने वाले समय में जो वृक्षारोपण होगा उसमें ख़ास तौर पे फलदार वृक्षों को लेकर के आएँ, और उसमें कहीं हमारे सहयोग की ज़रूरत हो तो आप हमें संपर्क करिए, हम उसमें भी आपका सहयोग करेंगे। एक बार फिर इस भव्य कार्यक्रम में आप सब लोगों ने आकर के अपना अमूल्य योगदान दिया, अपना समय निकाला। मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू।